गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर टीएस में, चैप्टर नंबर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप ये बताओ, अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम प्रॉफिट या लॉस निकालें और टैक्स पे करें, ठीक है, और अपनी बैलेंस शीट बनाएं और एंड में चेक करें कि हमने अल्टीमेटली कमाया या नुकसान में रहे। अब अकाउंट्स को बनाने के दो तरीके हैं। एक होता है कैश बेसिस। आपके दो तरीके हैं अकाउंट्स करने के। एक अकाउंट्स होती है कैश बेसिस पे और एक अकाउंट्स हो सकती है एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इसमें अकाउंट्स बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैश। मतलब जब जब कैश आएगा उसको इनकम दिखाएंगे, प्लस करेंगे, और जब भी कैश गया तब माइनस करेंगे, तब खर्चे दिखाएंगे। पॉइंट क्या है, जब भी कैश आया, सेल का वही डजंट मैटर, जब पैसे आए इनकम दिखा दी, जब पैसे गए एक्सपेंस दिखा दिए। इसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये वहां फॉलो होती है जहां मोस्टली ट्रांजैक्शंस कैश पे होती है, करेक्ट। बट हम कौन सी फॉलो करते हैं? एक्रूवल बेसिस। मोस्टली बिजनेस में एक्रूवल बेसिस चलती है। आपने एक्रूवल एजम्पशन सीखी हुई है। एक्रूवल एजम्पशन में क्या सीखा था? जब आपने गुड्स बेच दिए, भले ही पैसे आए या नहीं आए, इनकम में दिखा दो। आई रिपीट, जब आपने गुड्स सेल कर दिए, आपको इनकम दिखानी पड़ेगी, भले ही पैसे आए या नहीं आए। और जिस टाइम का खर्चा है उसी टाइम दिखाना पड़ेगा, भले ही पैसे दिए या नहीं दिए। आपको याद होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है आप लाइबिलिटी में दिखाते हो और कैपिटल में माइनस करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा जिस टाइम का है, करेक्ट। तो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखाओ, जिस टाइम का एक्सपेंस है उसी टाइम दिखाओ। पैसे आए या नहीं आए डजंट मैटर। एंड आज के टाइम पे मोस्टली बिजनेसेस उधार भी चलते हैं, तो अब हमारे लॉ में कौन सा मेथड फॉलो होता है? एक्रूवल बेसिस, करेक्ट। अब हम इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे, बट ये फैक्ट है कि कैश बेसिस आज के टाइम कम फॉलो होता है, ये ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है। तो पहले यहां तक करते हैं, फिर डिफरेंस सीखते हैं। सो गाइस, अब इसका डिफरेंस सीखते हैं। बहुत ध्यान से समझना और मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में यही मेन टॉपिक है, डिफरेंसेस का। सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब आप बताओ, एक्रूवल बेसिस में कौन सी होती होंगी ट्रांजैक्शन? खाली कैश वाली या कैश और उधार दोनों? देखो, एक्रूवल मतलब जब भी सेल कर दी दिखानी पड़ेगी, भले ही पैसे आ गए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी दिखानी पड़ेगी। तो इसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन दिखाई जाती है, उधार पे भी दिखाया जाता है, करेक्ट। तो इसमें आती है बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। और अगर बात करें कैश बेसिस की, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, उसमें खाली कैश ट्रांजैक्शंस आएंगी। जब उधार पे सेल होता है तो वो नहीं दिखाते, वो तब दिखाते हैं जब कैश आया या कैश गया, राइट। तो यहां पे आती है कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अगर आप फॉलो कर रहे हो एक्रूवल बेसिस, तो कैश एंड क्रेडिट दोनों आती हैं, तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम सब आ जाएगा। तो इसके अंदर ये सारी आइटम्स डील होती हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब एडजस्ट होता है। बट आप फॉलो कर रहे हो अगर कैश बेसिस, तो जब भी पैसे आए वो दिखाए, जब भी गए वो दिखाए। इसमें तो आउटस्टैंडिंग, एक्रूड का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें ये आइटम्स एडजस्ट नहीं होती, आर नॉट एडजस्टेड, ठीक है। नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस। आप बताओ, हमारे अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग, सही प्रॉफिट या लॉस किस में आता होगा? सही प्रॉफिट एंड लॉस इसमें आता है या कैश बेसिस में आता है? देखो, हम तो फॉलो करते हैं एक्रूवल बेसिस, जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखानी है, जिस टाइम का खर्चा है उसी टाइम दिखाना है। तो हमारे अकॉर्डिंग सही प्रॉफिट एंड लॉस इसमें आएगा, एक्रूवल में, करेक्ट। तो इसमें आएगा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज एसरटेन्ड। लॉ के अकॉर्डिंग तो ये माना जाता है कि इसमें सही प्रॉफिट आता है। अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो, तो अगर आपने उधार पे सामान बेचा, वो तो आप इनकम दिखा ही नहीं रहे, तो सही प्रॉफिट कहां से दिखाओगे? पॉइंट क्या है, अगर आपने उधार पे बेचा और आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो,
तब तो आपने उधार वाली को इनकम दिखाया ही नहीं, तो सही प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालोगे? तो इसमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट एसरटेन्ड। लॉ के अकॉर्डिंग तो इसमें सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता। अगर आप ये वाले से निकालोगे प्रॉफिट एंड लॉस तो उसको हम सही नहीं मानते। करेक्ट। टेक्निकल नॉलेज, फोर्थ पॉइंट। आप बताओ ज्यादा नॉलेज किस में चाहिए होती है अकाउंट्स की? एक्रूअल बेसिस में, क्योंकि इसमें तो उधार वाली आइटम्स भी दिखानी है, एक्रूड इनकम भी दिखानी है। तो पहले अकाउंट सीखोगे तभी तो इसको बना पाओगे। तो इसमें चाहिए होती है टेक्निकल नॉलेज, यहां पे होती है रिक्वायर्ड। बट अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो तो आपको बस जब कैश आया वो दिखाना है, जब कैश गया वो दिखाना है, तो वो तो कोई भी कर लेगा। तो इसमें इट डज नॉट रिक्वायर टेक्निकल नॉलेज, इट डज नॉट रिक्वायर। जिसको हिसाब किताब रखना आता होगा, बेसिक नॉलेज होगी, वो भी रिकॉर्ड कर लेगा कितना कैश आया कितना गया। यहां तक समझ पा रहे हो? पहले ये लिख लो, फिर आगे सीखेंगे। अब हमने 4 पॉइंट्स कर लिए, अब रिमेनिंग 4 करते हैं। नंबर 5 है लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन मतलब लॉ में कौन सा एक्सेप्टेबल है। लॉ किसको मानता होगा, एक्रूअल को या कैश को? ऑब्वियसली हम पढ़ कौन सा रहे हैं, एक्रूअल बेसिस। तो लॉ में इसी को रिकॉग्नाइज किया गया है, इसी को माना गया है। करेक्ट। तो लीगल पोजीशन में दिस इज रिकॉग्नाइज्ड, एक्रूअल है रिकॉग्नाइज्ड, कैश को नहीं मानता हमारा लॉ, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है। नेक्स्ट एक्सेप्टेबिलिटी। ज्यादा कौन सा एक्सेप्टेबल होगा आज के टाइम पे, एक्रूअल या कैश? ऑब्वियसली ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, तो इट इज मोर एक्सेप्टेबल। इट इज लेस एक्सेप्टेबल। कैश बेसिस को कम जगह फॉलो किया जाता है। अब आप सोचोगे सर कहां फॉलो किया जाता है, तो वो भी अभी बताऊंगा। रिलायबिलिटी, ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा, मतलब किस पे भरोसा कर सकते हैं जिसमें सही प्रॉफिट या लॉस माना जाएगा? ऑब्वियसली इसमें सही प्रॉफिट या लॉस माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने उधार पे भी बेचा है, प्रॉफिट तो आएगा ना बाद में, तो इस पे टैक्स तो भरना पड़ेगा, तो सही प्रॉफिट या लॉस इस पे माना जाता है। तो इट इज मोर रिलायबल, और इसके लिए आ जाएगा इट इज लेस रिलायबल। अब आपको लग रहा होगा कि सर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो यहीं पर हैं। बिल्कुल, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इसी के हैं, इसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही ऑलमोस्ट, बट एक अच्छा पॉइंट है वहां पे। अब वो देखते हैं। सूटेबिलिटी मतलब ये कहां पे सूटेबल है और ये कहां पे सूटेबल है, कौन कौन से लोग इसको फॉलो करते हैं और कौन इसको फॉलो करते हैं। तो लेट्स सी। ये सूटेबल है फॉर बिजनेसेस, जो हम अकाउंट सीख रहे हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस में यही फॉलो होता है। आज के टाइम पे सारे लोग यही फॉलो करते हैं मोस्टली बिजनेस में। करेक्ट। तो इट इज मोर सूटेबल फॉर बिजनेसेस, क्योंकि बिजनेस चलता ही उधार पे है। करेक्ट। बट कैश बेसिस भी फॉलो होता है। पता है कहां पे होता है? कैश बेसिस फॉलो होता है प्रोफेशनल्स में। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कैश बेसिस फॉलो करते हैं। सर कौन से प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं? तो सुनिए। प्रोफेशनल्स लाइक CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, ये सब कैश बेसिस फॉलो करते हैं। अब आप सोचो कि ये लोग कैश बेसिस फॉलो क्यों करते होंगे। बात करें अगर CA की, लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, आप खुद सोचो, क्या ये लोग कभी उधार पे काम करेंगे? ये सारे अपने लाइन में एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, ये लोग डील ही कैश में करते हैं। आप कोर्ट जाओ और लॉयर को बोलो कि आप हमें सर्विस दे दो, हमारा केस लड़ लो, पैसे बाद में ले लेना, वो कभी डील ही नहीं करेगा आपको। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कभी उधार करके आते हो? कभी भी नहीं होता, हमेशा पैसे लेके जाते हैं। बात है कि नहीं? सही बात है। तो ये सारे प्रोफेशनल्स कैश में ही डील करते हैं। इनकी पेमेंट तो उसी टाइम आती है, उसी टाइम खर्चे होते हैं, तो इनके लिए कैश बेसिस फॉलो करना अलाउड है, इनको अलाउड है, इनके लिए कोई टेंशन नहीं है।
ये कैश बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे और टैक्स पे कर देंगे। बट जो बिजनेस होते हैं उनके लिए एक्रूअल बेसिस होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मोस्टली पॉजिटिव पॉइंट्स यहीं पर है, बस लॉयर डॉक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। क्लियर? अब ये डिफरेंस आपको लर्न करना है। अब आप बोलोगे सर सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं या सिर्फ 4-5 पॉइंट्स? देखो एग्जाम में आते तो 4-5 हैं, बट लर्न सारे करने हैं। वैसे तो इजी है, हो भी जाएंगे, बट सारे लर्न क्यों करने हैं बहुत ध्यान से सुनना। स्कूल के एग्जाम में वो क्या करेंगे टीचर्स आपको, वो बोलेंगे डिफरेंस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल लीगल पोजीशन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रिलायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस। वो कोई भी 4 पॉइंट्स दे देंगे आपको। तो इसलिए आपको नॉलेज सबकी होनी चाहिए, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट आपको सारे पढ़ने हैं और सारे लर्न करने हैं, ठीक है। अब रीड कर लो। सो गाइस अब करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 ये 2 साल नहीं है, एक ही साल है। अकाउंट्स के साल कैसे होते हैं, ईयर शुरू होता है अप्रैल 1 19 में और खत्म कब होता है 31 मार्च 20। जैसे आपके स्कूल में होता है अप्रैल में स्टार्ट हुआ मार्च में खत्म हुआ, तो बेसिकली ये एक ही ईयर है, इसको बोलते हैं 1920, ठीक है, एक ही साल है ये। तो ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 अशोक हैड कैश सेल्स of 3,90,000 and credit sales of 1,60,000 1,60,000 full stop. His expenses for the year were 2,70,000 70, out of which 80,000 is still to be paid. मतलब पेंडिंग है, ठीक है, फुल स्टॉप। Find out income following the A part cash basis, B part accrual basis। कैश पे भी इनकम निकालनी है और एक्रूअल के अकॉर्डिंग भी निकालनी है, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा। अब आप बस क्वेश्चन को रीड कर लो, 1-2 बार रीड कर लो, फिर साथ में ट्राई करते हैं। सो गाइस अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ड्यूरिंग द ईयर अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ 390, मतलब हमने कैश पे सामान सेल किया, कैश सेल्स 390 एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 160, उधार पे बेचा 160 का, क्रेडिट सेल्स आ गई 160। टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी, एक बार निकाल लेते हैं ऐसी, शायद काम आ जाए। टोटल सेल्स हो गई, ये तो 0 हो गए, 0 9 और 6 15 4 5, तो टोटल सेल्स हो गई 5,50,000, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 270, आउट ऑफ विच 80 इज स्टिल टू बी पेड। सुनो भाई ध्यान से, वो कह रहे हैं टोटल एक्सपेंसेस 270 हैं, जिसमें से 80 अभी भी पेंडिंग है। 270 में से 80 तो अभी दिए ही नहीं, तो दिए कितने 190। वो कह रहे हैं 270 में से 80 तो अभी भी पे करने बाकी हैं, तो पे कितने कर दिए होंगे। 270 में से अगर 80 हटा दूं तो 190 पे कर दिए होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड आ गए 190 और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने हो गए
80, वो तो मैंने बताया ही है आपको। तो टोटल एक्सपेंसेस हैं कितने? टोटल एक्सपेंसेस हैं 270। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब निकालना क्या है? फाइंड आउट इनकम। उसमें से फर्स्ट मेथड कौन सा है? कैश बेसिस। तो पहले हम निकालेंगे कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। इनकम निकालते कैसे हैं? इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था। इनकम क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब सुनना ध्यान से। अगर हमें कैश बेसिस के हिसाब से निकालना है तो ऑब्वियसली जितना कैश आया बस वो लेंगे, और जितना कैश गया बस वो लेंगे। अभी सीखा था कैश बेसिस मतलब जितना कैश आया वो दिखाओ, जितना कैश गया वो दिखाओ। तो रेवेन्यू मतलब हमारी सेल्स, कितना कैश आया, कैश सेल्स कितनी है? 390। और एक्सपेंसेस कितने कैश पे किए, खर्चा कितना पे किया, एक्सपेंसेस पेड कितने हैं? 190। इसमें ना तो हम क्रेडिट सेल्स लेंगे ना हम एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लेंगे। सीधी सी बात है, कैश बेसिस मतलब जो कैश आया जो कैश गया बस वो लेना है। करेक्ट? तो इनकम कितनी आ गई इसके अकॉर्डिंग? 2 लाख। यहां तक ओके। दूसरा मेथड एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब होता है? टोटल सेल्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इनकम का फॉर्मूला इसमें भी यही होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा। करेक्ट? बट इसमें टोटल सेल लेंगे, भले ही कैश आया या नहीं आया। एक्रूअल मतलब दोनों, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो। और टोटल एक्सपेंसेस लेंगे। अब टोटल सेल्स कितनी थी? 550, भले ही कैश आया या नहीं आया, टोटल इनकम। और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 270, भले ही पैसे दिए या नहीं दिए। करेक्ट? तो कितनी इनकम हो गई? 30, 2 लाख, 230, 280। तो पॉइंट क्या हो गया? इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। दोनों में फर्क क्या है? इसमें खाली कैश की सेल और कैश के खर्चे लो, इसमें दोनों सेल्स और दोनों खर्चे लो। आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये अच्छे से समझ लो, लिख लो। फिर इसका एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है, अब वो करेंगे। पहले ये लिख लो। गाइस पहले एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 मोहन had cash sales of 90,000 and credit sales of 60,000 60. His expenses for the year were 70,000 out of which 30,000 is still to be paid. 30,000 is still to be paid. Full stop. Find out income following the A part कैश बेसिस, फिर से आपको दोनों पे निकालनी है, कैश पे भी, एंड बी पार्ट एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करो फॉर योर प्रैक्टिस, उसके बाद मैं टैली करवाऊंगा। सो अब टैली करते हैं। सबसे पहले कैश सेल्स कितनी है? 90,000 और क्रेडिट सेल्स 60,000, तो इट मींस टोटल सेल्स हो गई 150। करेक्ट? उसके बाद आगे लिखा हुआ है हिज एक्सपेंसेस वर 70 आउट ऑफ विच 30 इज स्टिल टू बी पेड। 70 में से 30 तो अभी पे ही नहीं किए, तो पे करे कितने? 40, तो पेड हो गए 40, आउटस्टैंडिंग है 30,
तो टोटल एक्सपेंस है 70। यहां तक ओके। अब अगर हम इनकम निकालें अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस, तो हमें कैश सेल्स और कैश एक्सपेंसेस चाहिए। तो सबसे पहले सेल्स कितनी है, कैश सेल्स 90, और एक्सपेंसेस पेड कितने हैं इन कैश 40, तो इनकम आ गई 50 कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। और अगर हम एक्रूअल पे निकालें तो हमें टोटल सेल्स, भले पैसे आए या नहीं आए, टोटल सेल्स 150, और हमें चाहिए टोटल एक्सपेंसेस, भले कैश गया या नहीं गया 70। क्योंकि एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, सारी इनकम दिखाओ सारे एक्सपेंसेस दिखाओ, भले कैश पे है या उधार पे है। तो इनकम कितनी आ गई यहां से 80। ठीक है, तो अगर आपने ये ठीक कर लिया, इसका मतलब आप सीख चुके हो। अब हम वो टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। गाइस अब हम करेंगे मेन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके यूटी में, तो आप लोग लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3 और मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले आप लोग क्वेश्चन को लिखिए आराम से। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 Vijay earned 4 lakh as fees. Vijay earned 4 lakh as fees, comma, out of which he received 3,50,000, 3.5 लाख। ठीक है, out of which he received 3,50,000, full stop. He incurred an expense of 1,70,000, out of which 40,000 are outstanding. 40,000 are outstanding. Full stop. He also received fees relating to previous year 45,000. I repeat, he also received fees relating to previous year 45,000, and also paid 20,000 expenses of last year, full stop. Calculate income according to cash basis and accrual basis. ठीक है, आई होप आपने इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को पहले आप 2 बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, और सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो, कितनी कैश सेल्स, कितनी क्रेडिट सेल्स, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें कैश सेल्स की, उसने 4 लाख अर्न किए, जिसमें से उसको मिले कितने 350, तो कैश आया कितना 350। और जो नहीं आया, जिसे हम बोल सकते हैं क्रेडिट सेल्स, वो हो गया 50,000, राइट। क्योंकि 4 लाख में से 350 आया तो 50 नहीं आया। तो टोटल सेल्स कितनी है, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स है 4 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। ही इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 170, आउट ऑफ विच 40 आर आउटस्टैंडिंग। 170 में से 40 तो अभी पे ही नहीं किए, तो एक्सपेंसेस पेड कितने हैं, 170 में से अगर 40 तो पे ही नहीं किए तो 130 पे किए, और आउटस्टैंडिंग है 40।
तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंसेस 170। ठीक है, इस क्वेश्चन में नया क्या है, इसमें पिछले साल का भी कुछ दिया है, वो बहुत ध्यान से समझना। ही ऑल्सो रिसीव फीस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के पैसे अब मिल रहे हैं। मान लो पिछले साल सेल करी होगी या फीस मिलनी थी तो पढ़ाया होगा, कुछ भी था, ठीक है, कंसल्टेशन दी होगी, पिछले साल के पैसे अब मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का अमाउंट रिसीव्ड कितना है, 45,000। पिछले साल के आपको मिल रहे हैं 45,000, और पिछले साल के जो खर्चे हैं जो आप अब पे कर रहे हो वो कितने हैं, 20,000। मतलब 45 आया और 20 पे किया। ठीक है, क्या होगा इसका देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे कैश बेसिस पे। कैश बेसिस पे अगर आप करोगे, इनकम आती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब सुनो ध्यान से, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो कमाया, बट हम कौन सा कर रहे हैं, कैश बेसिस। तो जितना भी पैसा आया हम सब दिखाएंगे इनकम में। पैसे कौन कौन से आए, 350 आए, ठीक है, और जो ये आए 45,000, भले ही पिछले साल के हैं, पैसे तो आए हैं ना, तो इसको तो दिखाएंगे 45 को रेवेन्यू में। पॉइंट क्या है, दोबारा सुनो, कैश बेसिस का मतलब होता है जब कैश आया उसे इनकम मान लो। पिछले साल के पैसे हैं, पिछले साल तो आया नहीं होगा, तब हमने इनकम दिखाई भी नहीं होगी, हम तो कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, एक्रूवल तो कर नहीं रहे। पिछले साल तो पेमेंट नहीं आई थी ना, तो उस टाइम उसको इनकम में दिखाया ही नहीं था। अब पैसा आ रहा है, अब दिखा देंगे। कैश बेसिस का मतलब ही क्या है, जब पैसे आए दिखा दो, कभी के भी हैं, आगे के हैं पीछे के हैं, जब भी कैश आया दिखा दो, भले पिछले साल का है या अगले साल का है। ठीक है, तो जो कैश आया टोटल दिखा दिया, और टोटल एक्सपेंस भी दिखा दो। टोटल खर्चे कितने हुए, एक तो 130, और पिछले साल की जो पे करे उसमें भी तो पैसे गए ना, तो कितने गए, 20। कैश बेसिस मतलब टोटल कैश जो आया वो दिखा दो, टोटल कैश जो गया वो दिखा दो, वो किसी भी साल का हो। तो ये हो गया 395 माइनस 150, 395 माइनस 150, तो इसका आंसर होना चाहिए 245। तो इसका आंसर होना चाहिए 245। ठीक है, अब फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब इस साल की टोटल इनकम, इस साल का टोटल एक्सपेंस। सबसे पहले तो इनकम निकालते हैं, फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब देखो, एक्रूअल मतलब इस साल की टोटल इनकम, ठीक है, भले पैसे आए या नहीं आए। इस साल की टोटल इनकम कितनी है, 4 लाख, टोटल सेल्स है 4 लाख। इसमें हमें पिछले साल का नहीं चाहिए, हम फॉलो कर रहे हैं एक्रूअल, इस साल की टोटल सेल दिखाएंगे। अब ये सोचो, जो पिछले साल के पैसे अब मिल रहे हैं, पिछले साल उधार रहा होगा, बट आपने इनकम तो दिखा दी होगी ना, उसको सेल तो दिखा दी होगी। हमें तो इस साल की टोटल सेल चाहिए, और इस साल के टोटल एक्सपेंस कितने हैं, 170। एक्रूअल में ना पिछले साल का लेते हैं और ना अगले साल का लेते हैं। यही हमने काउंटिंग क्वेश्चन में सीखा था कि जो इस साल के एक्सपेंसेस हैं, जो इस साल की इनकम है, बस वही दिखानी है। ठीक है, जो पिछले साल का पेंडिंग था वो पिछले साल दिखा दिया होगा, पिछले साल के एक्सपेंसेस भी दिखा दिए होंगे। ठीक है, तो इससे इनकम आ गई 230। तो इन शॉर्ट कैश में क्या था, जो टोटल कैश आया वो दिखाओ, किसी भी साल का हो, जो टोटल गया वो दिखाओ। और एक्रूअल में क्या होता है, इस साल की टोटल इनकम, इस साल का टोटल एक्सपेंस, भले कैश आया या नहीं आया। ठीक है, अब ये लिख लो। सो गाइस, अब ये चैप्टर हमारा फिनिश। ये बस एक ही क्लास का था। इसमें देखो मेन तो यही आते हैं, एक तो डिफरेंस आता है आपके स्कूल के यूटी में, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। बट स्टिल फॉर सेफ्टी पॉइंट आप कैश बेसिस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कर लेना, और एक्रूअल बेसिस के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी कर लेना। मैं उसके डिस्प्ले भी कर दूंगा पिक्स, बट आप फिर भी वो लर्न कर लेना। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से ये वाले क्वेश्चन है और डिफरेंस है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। टिल देन सी यू।